तो सत्यार्थ प्रकाश की चतुर्थ समोल्लास में विवाह प्रसंग में वर्णों की चर्चा चल रही थी। एक दूसरे अलग अलग वर्ण में विवाह करना चाहिए नहीं चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन हुआ कि ये वर्ण और जाति में क्या डिफरेंसेस है। वर्ण जो है कि वो इंटरचेंजेबल है। समय और आपकी टैलेंट, आपकी नेचर, आपकी टेम्परामेंट के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से आप वर्ण, एक पर्टिकुलर वर्ण के बिलोंग करते हो। और आपके पेरेंट्स कोई भी वर्ण का हो, बच्चे दूसरे वर्ण के हो सकते हैं। उस पर शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में जो विचार था उसको स्वामी जी ने रखा कि ब्राह्मण की क्या गुण कर्म स्वभाव है, मतलब क्या क्वालिटीज, नेचर, टेम्परामेंट हो या प्रोफेशन हो, तो वो ब्राह्मण कहलाता है, क्षत्रिय कहलाता है, वैश्य या शूद्र कहलाता है। सो इन सब चीजों का डिस्कशन हुआ। और जो हायरार्की है, वो हायरार्की या कोई अपर है या लोअर है, उसके पीछे का सिंपल रीजनिंग है। इवन आप वर्ण सिस्टम नहीं भी मानते, नेचुरली कोई भी सोसाइटी हो, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल वर्ग होते हैं तो वो हमेशा हाई पेडिस्ट्रियल में रहते हैं। लोग उनको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सुनते हैं, उनकी मानते हैं। इंक्लूडिंग जो गवर्नमेंट है, राजा है, वो भी वो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो सेकंड पेडेस्ट्रियन में जो रूलर क्लास होता है वो नेचुरली होता है, क्योंकि उसके पास पावर होता है, रूलिंग पावर, मार्शल पावर, तो वो रहता है। तीसरा, जिसके पास वेल्थ है, मनी है, वो थर्ड कैटेगरी, थर्ड हायरार्की में, थर्ड में रहता है। और जिसके पास नॉलेज नहीं, पावर नहीं, मनी नहीं, नेचुरली वो फोर्थ कैटेगरी में रहेगा। ये तो ह्यूमन नेचर है, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। भाई उसके लिए आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए इसमें आपको कोड़ने कुटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया की कोई भी सोसाइटी हो, कितना भी अपने आप को आइडियल बना है, दैट्स द ह्यूमन नेचर ना। तो तो ये इस तरह के डिस्कशन हुआ। अब आगे की जो इसको कंक्लूड करेंगे इसी टॉपिक का, और वो है विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना, क्योंकि वो पूर्ण विद्यावान और धार्मिक होने से उस काम का यथा योग्य कर सकते हैं। जो ब्राह्मण है उस पर ये जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो, ब्राह्मण मतलब जो विद्यावान हो, नॉलेजेबल हो, धार्मिक हो, कि वो विद्या और धर्म का प्रचार प्रसार में लगे। अर्थात जिसको कहते हैं अध्ययन अध्यापन, पढ़ना पढ़ाना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को गाइड करना, काउंसिल करना, एडवाइस देना, ये सारा काम ब्राह्मणों के या पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मणों के जिम्मे देना चाहिए। और क्षत्रिय का, क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि या विघ्न नहीं हो सकता। पशुपालन आदि का अधिकार वैश्यों को होना चाहिए, क्योंकि वो इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। शूद्र को सेवा का अधिकार इसीलिए है कि वो विद्या रहित है, मूर्ख होने से विज्ञान संबंधी काम कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु शरीर के काम सब कर सकता है। शूद्रों को जो सर्विस सेक्टर है, या जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज की ज्यादा जरूरत है, वो शूद्र करते हैं। रीजन ऑब्वियस है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके टैलेंट नहीं है, जो रूल करने की एबिलिटी नहीं रखता, वो सर्विस क्लास रखता है। आज की सोसाइटी में वही है। जो फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, जिनमें जिनके अंदर वो जोश है, वो मिलिट्री में जाते हैं। ऐसा नहीं कि मिलिट्री वाले सबको ले जाते हैं। आप कहेंगे ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो कौन से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या मिलिट्री वाले हर किसी, दुनिया की किसी भी मिलिट्री में, क्या हर कोई चाहता है मैं मिलिट्री में जाऊं, उसको ले लेंगे? नहीं। उसकी टेस्ट होती है, फिजिकल एबिलिटी देखी जाती है, उसकी सेंसुअल एबिलिटी ठीक है कि नहीं देखी जाती है, उसकी मेंटल एबिलिटी देखी जाती है, फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है वगैरह वगैरह। इसी तरह कोई भी चाहे डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, पॉलिटिशियन। तो हर एक की अपनी क्वालिफिकेशन कुछ होना चाहिए। और जो किसी चीज के लिए क्वालिफाई नहीं करता, टेंथ फेल होता है, ट्वेल्थ फेल होता है, और टेंथ ट्वेल्थ फेल होना भी बड़ी बात नहीं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं,
बहुत सारे दूसरे काम करने वाले लोग हैं जो 10th 12th ढंग से नहीं पास कर पाए, पर उनमें दूसरे तरह की टैलेंट थी। तो मतलब जिसमें टैलेंट कोई नहीं है, किसी तरह की एजुकेशन नहीं ले पाता है, ना टैलेंट हो पाता है, वो फिर सर्विस सेक्टर में या फिजिकल एक्टिविटीज में काम करता है, उसी को हम शूद्र कहते हैं। इस प्रकार वर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा और सभ्यजनों का काम है। और ये किसकी ड्यूटी है कि ये प्रोवाइड करे? तो इट इज द लुक आउट ऑफ द किंग एक्सेट्रा टू ऑर्गेनाइज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वर्णाज। किंग एक्सेट्रा मतलब पहले जमाने में किंगडम था, तो राजा और राजाओं के राजा ने जो स्ट्रक्चर बनाए थे, वो डिसाइड करते थे। आज के सिस्टम में सोसाइटी है, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, तो वो आपको चेक एंड बैलेंस करते हैं कि आप कौन से वर्ण को बिलोंग करते हैं। आप अपने आप कुछ बोल देने से नहीं होता है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, नहीं होगा। तो आपको डॉक्टर बनाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं सर्टिफाई करता है। आपको आर्मी में आर्मी ऑफिसर हो, तो आपको कोई इंस्टीट्यूशन नहीं सर्टिफाई करता है ना। तो सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, जो जहां अथॉरिटी रखता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि आप कौन से वर्ण को जाओगे, यही यही होना चाहिए। तो इसी के साथ ये जो वर्ण का जो स्ट्रक्चर है हमारे शास्त्रों में, और जो उसका जो बिगड़ा हुआ फॉर्म आज जाति के रूप में, कास्ट के रूप में कन्वर्ट हुआ है, तो उस पर एक डिस्कशन हुआ। अब हम आते हैं वापस विवाह के प्रति, जो डिस्कशन चल रहा था मैरिज से रिलेटेड। तो विवाह 8 तरह का होता है, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस एक्सेप्टेड हैं हमारे पुराने जमाने में। ब्राह्मो दैवस तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव वैशाखश्चाष्टमो धमः। ये मनुस्मृति के 3rd चैप्टर 21 श्लोक। तो कौन कौन है 8 प्रकार के विवाह? ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस एंड पैशाच। अगेन रिपीट करता हूं, ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस एंड पैशाच। क्यों 8 तरह के मैरिजेस हमारे हिंदू धर्म में है? आप कहेंगे आजकल तो सब हम वो वैदिक संस्कार करते हैं। आजकल हम नहीं करते, आप करते हैं या कुछ लोग करते हैं। आज भी 8 तरह के विवाह चलते हैं। आप इसको एक्सेप्ट करो ना करो, कोई भी ओपन सोसाइटी, कोई भी लिबरल सोसाइटी 8 तरह के विवाह ही करता है। हाँ, जो जिस सर्कल में आप हम रहते हैं, वहां ज्यादातर लोग या ज्यादातर बच्चे जिसको आप कहते हैं वैदिक विवाह करते हैं। तो वैदिक विवाह नाम तो यहाँ है नहीं है। यहाँ जो भी मैं भी डिस्कशन करूंगा होता है। क्यों 8 तरह के मानने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि वो सोसाइटी की जरूरत है, नीड थी। कुछ ऐसी सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आता है जहां आप अगर लड़का और लड़की को कपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो स्पेशली जो लड़की है उसकी जीवन बर्बाद हो जाएगा। स्पेशली जो 8 तरह के विवाह का अरेंजमेंट किया गया, वो लड़की के पर्सपेक्टिव से, अर्थात गर्ल की लाइफ की पर्सपेक्टिव से 8 तरह के सिस्टम बनाया गया। वर कन्या दोनों, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों, जब ब्रह्मचर्य अर्थात स्टूडेंट लाइफ को ठीक ठीक निभाया, पूर्ण विद्वान एब्सोल्युटली स्कॉलर बने, धार्मिक, सुशील, उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्राह्म विवाह कहते हैं। तो ब्राह्म विवाह उसको कहते हैं जहां बॉय एंड गर्ल, लड़का और लड़की दोनों अपनी ब्रह्मचर्य आश्रम, उस समय ब्रह्मचर्य आश्रम, आश्रम मतलब स्टूडेंट लाइफ को पूरी तरह आप मतलब बीच में ना छोड़ के पूरा करके, और धार्मिक, राइटस कंडक्ट, सुशील, गुड बिहेवियर, जब एक दूसरे से वो मैरिज करते हैं अपनी चॉइस से,
उसको अपनी चॉइस से उसको ब्राह्म विवाह कहा जाता है। और जो अगला दैव विवाह है, विस्तृत यज्ञ करके ऋत्विक के कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या को देना दैव। तो ये आजकल तो नहीं है, प्राचीन काल में अलग अलग तरह के यज्ञ हुआ करते। उस यज्ञ को करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की प्रीस्ट की जरूरत पड़ती थी, पुरोहित की, ऋत्विक की जरूरत पड़ती थी। कभी कभी उस ऋत्विक को खुश करने के लिए, ऋत्विक को उसको कराने के लिए, तो राजा या जमींदार या जो भी बड़े लोग हैं वो उनको अपनी लड़की से ब्याहते थे। जैसे हमें एक एग्जाम्पल मिलता है, जैसे वाल्मीकि रामायण में जो दशरथ की बेटी थी, राम की बड़ी बहन शांता, कौशल्या की बेटी थी, वो उन्होंने अ, दे दिया था फोस्टर पेरेंट्स के रूप में। अंगराज नाम नहीं याद आ रहा है उन राजा का। तो वो उनकी बहन थी, कौशल्या की बहन थी। क्योंकि वो पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है, तो कौशल्या ने अपनी बेटी को, अपनी बहन को उन्होंने दे दी थी कि तुम्हारी कोई बच्चा अगर नहीं होगी तो ये बच्चा आप रख सकते हो, हमारे तो बच्चे होंगे। तो शांता था उसका नाम। तो शांता, मुझे अभी वो राजा का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, अंगराज्य था। अब वो वहां बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल कहते हैं ये जो फेमिन, बारिश नहीं हुई सालों सालों तक, और लोग भूखे मरे, प्यासे मरे। तो उन दिनों एक यज्ञ हुआ करता था, वशिष्ठ यज्ञ। तो मंत्रियों ने बहुत तरह की सलाह दी, क्या करे क्या नहीं करे कि बारिश हो, क्योंकि बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही, तो ऑलमोस्ट पूरा राज्य तड़प रहा है। तो कोई रास्ता नहीं सूझा। किसी मंत्री ने सजेस्ट किया कि एक श्रृंगी नामक ऋषि हैं, तो वो एक्सपर्ट हैं वशिष्ठ यज्ञ में। वशिष्ठ यज्ञ मतलब ऐसा यज्ञ जिसके द्वारा बारिश हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर वे ऑफ परफॉर्मिंग वो यज्ञ होता है, और वो उसके एक्सपर्ट हैं। और जहां, और उनकी जो तपस्या की शक्ति है, तो वो जहां जाते हैं वहां बारिश कराते हैं। ऋषि शृंग ने अपनी मिनिस्टर्स वगैरह को भेजा, तो वो माने नहीं आने के लिए। तो माने नहीं, तो अब वो बड़ा मुश्किल है कि कैसे क्या करें, तो श्रृंग ऋषि को यहाँ लाया जाए। तो राजा ने जो अपने स्पाई हैं, जासूस, उनको बोला कि पता करो इसमें कमी क्या है ना, आजकल भी होती है ना, फाइंड द वीकनेस। जहां आप टारगेट करोगे, भाई लालची, कोई ना कोई मर्म होगा, कोई ना कोई वीकनेस होगा जिसको आप कर सकते हो। तो स्पाई लोग लग गए। पता चला कि, ध्यान रखिए, प्राचीन काल में सारे ऋषि मैरिड होते थे। वो आजकल के बाबा का कंसेप्ट नहीं था हमारे यहाँ। तो पता चला कि श्रृंगी ऋषि देखने में बड़े बदसूरत थे। बदसूरत इन द सेंस, बाकी सब ठीक था, उनके सर में कुछ ऐसा निकला था कि वो दो सिंह की तरह दिखता था, सिंह, छोटी छोटी। इसलिए उनका नाम पड़ा श्रृंगी, श्रृंग से। श्रृंग कहते हैं थॉर। वो कहीं एक आधा, कहीं जैसे होता है ना, कुछ वो टिश्यू बढ़ गया होगा, कुछ हुआ होगा। तो दैट्स, कोई लड़की उनसे ब्याहती नहीं थी, मतलब कोई परिवार वाले राजी नहीं होते थे। तो उन्होंने बोला वो शादी नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो थोड़े शकल में उनके सिंह जैसा कुछ उठा है, तो कोई शादी करने को तैयार नहीं। तो एक मंत्री ने सलाह दी कि अगर हम उनका विवाह यहाँ करा दें किसी लड़की से, तो वो आ जाएंगे, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो अब ऋषि है, ऋषि लोग तो आम लोगों से विवाह करते भी नहीं है। ऋषियों की जो कैटेगरी है वो हाई फाई होते हैं। तो वो भी राजा जमींदार कुछ ऐसी लेवल की लड़की होनी चाहिए स्टाटस की दृष्टि से, क्योंकि राजा लोग इनके इनके चरणों में गिरते हैं। तो तो राजा ने बोला ठीक है, हमारी बेटी शांता से उनको ब्याह देंगे अगर बारिश हो जाए। तो ये कंडीशन हुई। तो उन्होंने जाके श्रृंगी ऋषि से बात की।
श्रृंगी ऋषि ने मान गए शादी के नाम पर। तो वो आए, उन्होंने यज्ञ कराया और सचमुच बहुत बारिश हुई। बारिश होने के बाद तो वो फिर शांता से उनका विवाह हुआ। तो वो फिर दामाद बन के रहे। फिर उनका रेफरेंस और आता है, जब दशरथ के खुद के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बहुत दिन हो गया बच्चे नहीं हो रहे तीनों रानियों का, तो उनको यज्ञ कराना था, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो उस समय भी पता चला ये श्रृंगी ऋषि एक्सपर्ट है। तो फिर श्रृंगी ऋषि तो पता चला ये तो दामाद है हमारे, है ना। तो फिर वो उनकी बेटी को, शांता को और दामाद को इनवाइट किया गया अयोध्या में। फिर वो आए, तो वो अलग स्टोरी है। तो ये इंसिडेंट मैंने सुनाया। तो दैव यज्ञ का, अल्दो ये रेयर होता है, पर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होते हैं जहाँ यज्ञ कराने वाले जो उन दिनों ऋषि या ब्राह्मण होते थे, उनको यज्ञ करा, उनके साथ जो अपनी लड़की को ब्याहा जाता था, अल्दो वो दूसरे वर्ण के होते थे, क्षत्रिय वैश्य आदि, तो उनको दैव यज्ञ कहा जाता था। तो इसका आजकल कोई ज्यादा यूज नहीं है, वो एक एंशिएंट सोशल नीड था। तीसरा यज्ञ जो विवाह होता है, आर्ष विवाह। वर से कुछ लेके विवाह होना आर्ष विवाह है, जिस विवाह में दहेज, अच्छा ध्यान रखिएगा, हमारी सोसाइटी में दहेज या डाउरी की सिस्टम था, पर अपोजिट डायरेक्शन में था। जो आज हो रहा है वो नहीं था। अर्थात लड़की वाले दहेज लेते थे, गर्ल्स फैमिली दहेज लेते थे। दहेज में क्या मतलब, लड़के वाले, द ग्रूम साइड ऑफर सर्टन थिंग्स टू मैरी देयर गर्ल। तो वो जो ऑफरिंग होता था, इसी बेस पर जो विवाह होता था उसको आर्ष विवाह कहते थे। और ये थर्ड कैटेगरी इसीलिए है क्योंकि उसमें पैसा है, डाउरी व दहेज इन्वॉल्व है। पर ध्यान रखिए, ये उल्टा, आजकल तो लड़के डिमांड करते हैं, पहले गर्ल्स को दिया जाता था, यह आर्ष विवाह। देन प्राजापत्य विवाह। दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना प्राजापत्य है। जब दोनों लड़के और लड़की एक दूसरे को विवाह करते हैं विदाउट एनी डिमांड, फैमिली फैमिली की वहां एक्सेप्टेंस होता है, दोनों एक दूसरे को ये प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को ख्याल रखेंगे, इस कमिटमेंट के साथ जो विवाह होता है उसको प्राजापत्य विवाह कहते हैं। आप कह सकते हैं जो मॉडर्न डेज की जो शादियां हैं किसी भी रिलीजन में आजकल, जैसे वेस्टर्न कल्चर में जो शादियां, और हमारे अमेरिका में बड़े बड़े बच्चे भी जिस तरह की शादियां करते हैं, वो उस प्राजापत्य विवाह में आता है, जहाँ लड़के लड़की एक दूसरे को बराबर भाव रखते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअल कमिटमेंट करते हैं और उसके बेस पर शादी करते हैं, उसको प्राजापत्य विवाह कहते हैं। आसुर विवाह इसको कहते हैं। असुर, असुर बैड क्वालिटी में आएगा क्योंकि इसमें आप रियली कुछ एक तरह के खरीदारी टाइप की करते हैं आप। जैसे आजकल डाउरी गर्ल साइड है इंडिया में, दे लिटरेरी बॉय द हस्बैंड, क्योंकि एक कार दो मुझे, हमें मेरी मेरा लड़का शादी करेगा अगर आप एक कार दोगे, 1 लाख रुपए दोगे, ये दोगे, ये क्या है ये? यू आर जस्ट सेलिंग योर बॉय, एंड द गर्ल साइड इज बाइंग द ग्रूम, जिसको मॉडर्न डेज की इंडियन सोसाइटी में ये होता है। ये पहले जमाने में उल्टा होती थी, यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट और व्हाट एवर व्हाट वो जो लड़की की फैमिली डिमांड करता था, वो डिमांड बेस्ड होता था कि हाँ आप अगर इतना हमें दोगे तो फिर मैं अपनी लड़की आपसे शादी कराऊंगा। वो जो डिमांड फुलफिल करने का विवाह होता था वो आसुर विवाह, ये फिफ्थ क्राइटेरिया में आता है। गांधर्व विवाह है। गांधर्व विवाह जो कि बहुत एंशियंट टाइम में भी बहुत पॉपुलर था, मिडिएवल एज में भी पॉपुलर था,
और आज भी बहुत पॉपुलर है। इसमें क्या है कि लड़का लड़की, बॉय एंड गर्ल, विदाउट कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स कहीं मिले, कोई पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो नहीं किया, एक दूसरे के गार्लैंड एक्सचेंज कर ली, जयमाला जिसको कहते हैं, दे जस्ट एक्सचेंज देयर गार्लैंड्स एंड एक्सेप्टेड दैट दे आर मैरिड। और इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम मैरिड है, मतलब कोई रिचुअल फॉलो नहीं किया, बस एक दूसरे की माला बदल दी और एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया, हो गया, वो भी गांधर्व विवाह। जैसे वो दुष्यंत और शकुंतला का बड़ा फेमस नाटक ड्रामा मिलता है ना। शकुंतला ऋषि कन्या है, तो एक बार दुष्यंत राजा, इसी हस्तिनापुर के पुराने राजा थे, इसी हस्तिनापुर के जहां कौरव पांडवों का राज्य था, वहीं के राजा थे, बट इनसे बहुत पुराने जमाने के थे। तो दुष्यंत एक बार शिकार करने गए और रास्ता भटक गए। तो रास्ता भटक गए तो ढूंढते ढूंढते वो गलती से वो आश्रम में पहुंच गए, कण्व के आश्रम में। तो उनको सेना कहीं पीछे रह गई, उनकी आर्मी। तो प्यास लग रहा था, थकावट थे, तो कहीं बैठे, देखा कि ये तो बड़ा खूबसूरत आश्रम है, तो उसे घूमने लगे। तो वो ऋषि के, कण्व ऋषि के आश्रम में बहुत सारे ऋषि कुमार, गुरुकुल था, तो लड़के थे, लड़कियां थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। कोई पेड़ों में पानी दे रहा था, कोई गाय को खिला रहा था, सब अपने अपने काम कर रहे थे। तो उन्होंने वहां शकुंतला, जो ऋषि की कन्या है, उनको देखा, तो बहुत सुंदर थी, तो उनके प्यार में पड़ गए। और धीरे धीरे दुष्यंत और शकुंतला के बीच में प्यार डेवलप हुआ। कण्व ऋषि उन दिनों आश्रम में थे नहीं, कहीं बाहर गए थे एक दो महीने के लिए, एक दो महीने के लिए। तो दुष्यंत ऋषि सब भूल के वहीं टिक गए। तो और शकुंतला और दुष्यंत के जो प्रेम हुआ तो उनका फिजिकल रिलेशनशिप भी हुई, तो वहीं रहने लगे। एक डेढ़ महीने के बाद ढूंढते ढूंढते आर्मी वाले आए, मतलब उनकी जो सेना। तो राजा को देखा, बोले महाराज, आपको हम ढूंढ रहे हैं, वहां युद्ध छिड़ गया है हस्तिनापुर में, यू हैव टू कम सून। तो दुष्यंत निकले, शकुंतला को बोले आप मेरे चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा पापा तो अभी है नहीं, तो पापा के परमिशन लेके मैं कैसे जाऊंगा। बोले ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ क्योंकि युद्ध स्टार्ट हो गया है, तो जब पापा आ जाए तो आप आ जाना, या तो मैं फिर दोबारा आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। तो जो भी हो, चले गए। वही कालिदास का एक ग्रेट ड्रामा उसी पर बेस है, जबकि ये महाभारत की स्टोरी है। तो ये जो विवाह था, मैं डिटेल में नहीं जाऊं, ये गांधर्व विवाह। और आजकल तो करोड़ों लड़के लड़कियां, इंडियन की बात कर रहा हूँ, ये मंदिर में माला एक्सचेंज कर ली, शादी हो गई, है ना। कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर दिया। ये कोर्ट मैरिज क्या है? गांधर्व विवाह है, जहां फैमिली को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, लड़के लड़की दोनों प्यार करने लगे और खुद ही कोई भी बिना किसी रिचुअल के शादी कर ली, इसको गांधर्व विवाह कहते हैं। अगला होता है राक्षस विवाह। राक्षस मतलब लिटररी डिमोनियक, राक्षस, आप समझते हैं। इज द अलायंस ऑन व्हिच द गर्ल इज टेकन होल्ड of either by force or by hook and crook। लड़की को किडनैप करके बहा लिया। ऐसे बहुत सारे विवाह होते हैं आज भी। क्योंकि फैमिली राजी नहीं होती है, तो आधी रात को लड़का लड़की को उठा के चला जाता है। और लास्ट है पैशाच विवाह। किसी लड़की को इंटॉक्सिकेटेड करके या फोर्सिबली उसको ले जाना, उसे मैरी करना या फिजिकल रिलेशनशिप रखना, बाद में, क्योंकि अब वो लड़की जब प्रेग्नेंट होगी या जो भी होगी, अब सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि अनमैरिड चाइल्ड है। तो वो माँ है, तो वो चाहे, अगर उस व्यक्ति से शादी करता है जिसने उसको फोर्स किया था, तो उस विवाह को पैशाच विवाह कहेंगे, दैट इज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ वेडिंग, बट स्टिल द लड़की विल बी कंसिडर्ड एज मैरिड। तो ये सोसाइटी की नीड और रिक्वायरमेंट को देख करके
एक बॉय एंड गर्ल की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को देख करके, बॉय गर्ल उनके फैमिली आदि को जितने तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, उन सब ऑप्शन को हमारे धर्मशास्त्रों ने एक्सेप्ट किया एज मैरिज और वेडिंग। हाँ, उनको क्राइटेरिया दिया कि ये लोएस्ट क्राइटेरिया है ये पैशाच, द हाईएस्ट क्राइटेरिया है ब्राह्मण विवाह। पर अगर कोई भी क्राइटेरिया से विवाह क्या हो, वो मैरिड माना जाएगा। जैसे आज भी बच्चे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं क्योंकि माँ बाप एग्री नहीं करते हैं, चुपचाप जाके मैरिज कर लेते हैं। भारत में बहुत सारे होता है कि वो भाग जाते हैं, वो प्रॉपर कोई पुरोहित नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई सात फेरा नहीं, कुछ भी नहीं। पर ये सबको कोर्ट को मानना पड़ेगा। कोई भी ओपन सोसाइटी हो या कोर्ट हो, दे हैव टू एक्सेप्ट देम एज मैरिड, नहीं तो नुकसान सबसे ज्यादा लड़की का होगा, क्योंकि बच्चे उसको होते हैं। और एक बार बच्चे हो गए, लड़के का तो कुछ नहीं, बॉय का, गर्ल की लाइफ रून हो जाएगा अगर उसकी मैरिज को आप इनवैलिड घोषित कर दोगे। तो इसीलिए हमारे पुराने आचार्यों ने उन सबको कंसिडर करके ये 8 तरह के विवाह की व्यवस्था बनाई। इन सब विवाहों में ब्राह्मण विवाह उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट, दैव और प्रजापत्य मध्यम, आर्ष आसुर गंधर्व निकृष्ट, राक्षस अधम, पैशाच महाभ्रष्ट। इसलिए यही निश्चय रखना चाहिए कि कन्या और वर का विवाह पूर्व एकांत में मेल ना होना चाहिए, क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकांतवास दूषण पूरक है। ये 8 तरह के मैरिज मानने के पीछे कारण क्या था? कारण था फ्री मैरिज रिलेशनशिप। जब एक मैच्योर लड़का और लड़की, मैच्योर इन द सेंस जो जो एडल्ट लड़का और लड़की, एडल्ट मतलब 13-14 के बाद, जब अकेले में मिलते हैं, है ना, अकेले मतलब किसी प्राइवेट एरिया में मिलते हैं, कॉन्स्टेंटली मिलते हैं, से देयर वाज ए चांस इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो। द फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप होगा तो फिर मजबूरन उनको नाम देने के लिए रिलेशनशिप को आपको कोई ना कोई विवाह का, मैरिज की एक फॉर्मूला डेवलप किया गया। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं इट विल बी रिकमेंडेड कि विवाह से पहले, मैरिज से पहले, लड़का और लड़की प्राइवेटली लंबे समय के लिए एक दूसरे से ना मिले, जिससे इस तरह के कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। और जो सबसे बेस्ट मैरिज है वो ब्राह्मण, दैव, प्राजापत्य आदि इस तरह के मैरिज वो कर सकते हैं। तो ये हुआ ओवरऑल 8 तरह के विवाह के ऊपर। परंतु जब कन्या या वर के विवाह का समय हो, अर्थात जब 1 वर्ष व 6 महीने ब्रह्मचर्य आश्रम और विद्या पूरी होने में शेष हो, तब उन कन्या और उन कुमारों का प्रतिबिंब अर्थात फोटोग्राफ उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास, कुमारों की लड़कों के अध्यापकों के पास लड़कियों की प्रतिकृति भेज दें। जिस जिसका रूप मिल जाए उस उसके इतिहास अर्थात जो जन्म से लेकर उस दिन पर्यंत जन्म चरित्र का पुस्तक हो, उसको अध्यापक लोग मंगवा के देखें। जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हो, तब जिस जिसके साथ जिसका विवाह होना योग्य समझे, उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिंब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवे, कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय है उस हमको विदित कर देना। जब हम दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए, तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में होवे। जो वो दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य। जब वो समक्ष हो, तब उन अध्यापकों और कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों के आपस में बातचीत, शास्त्रार्थ करना, और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में दे के प्रश्नोत्तर कर लेवें। जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए, तब से उनके खान पान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य, विद्याध्ययन रूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बल होता है, चंद्रमा की कला के समान बढ़ के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाए। ओके।
ये एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको डिस्कशन कर लेते हैं। जब लड़का लड़की गुरुकुल में पढ़ते हो और जब उनका ग्रेजुएशन होने से 1 साल पहले या 6 महीने पहले लड़की के गुरुकुल के जो टीचर्स, लड़की टीचर्स होंगे, लेडी टीचर्स, और जो बॉयज की गुरुकुल के जो टीचर्स है, मेल टीचर्स है, वो उसका कोई ग्राफिक्स हो, प्राचीन काल में तो हाथ में ड्राइंग करते थे, या स्वामी जी तो 18 19 सेंचुरी के फोटो फोटो वगैरह खींच के एक दूसरे के टीचर्स को शेयर करे। हर एक टीचर के पास समझ 50 लोगों का बायोडाटा आता है। फिर उनकी बायोडाटा बायोडाटा इन द सेंस बचपन से लेकर अभी तक वो क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, क्या टेम्परामेंट है, क्या बीमारियां हैं, उसकी इच्छाएं क्या है, जैसे आजकल भेजते हैं, वो बायोडाटा पूरी भेज दें। और टीचर उन सबको, अपनी लड़कियों को और लड़कों वाले टीचर लड़कों को दिख दें कि भाई आप डिसाइड करो। जो एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन के बाद जो 2 4 कैंडिडेट चूज करते हैं, उनको अपने पेरेंट्स के साथ बुला के उनको मीटिंग कराया जाए, जहाँ पेरेंट्स हो, टीचर हो और बच्चे एक दूसरे के मिले, बातचीत करे। अगर कोई उनको प्राइवेट बात करनी है, सीक्रेट बात, तो वो रिटन फॉर्म में करे, एक दूसरे को एक्सचेंज करे, जो आप चाहते हैं कि पेरेंट्स को पता ना चले, करे। और इस तरह के मीटिंग के बाद जब आपकी फाइनल हो जाए, तो फिर 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो जिस दिन समावर्तन होगा, ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी, उस ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद ही वहीं पर गुरुकुल में ही वो लड़का लड़की जिस जो दो एक दूसरे को चूज किया, वहीं उनका विवाह संस्कार कर दिया जाए, वहीं उनके फैमिली वाले गेस्ट वगैरह आए, वहां हो सकता है। दिस वन ऑप्शन। द सेकेंड ऑप्शन है कि नहीं, वहां ग्रेजुएशन के बाद सब अपने अपने घर जाएंगे, वहां कोई डेट फिक्स होगा, वहां फैमिली में उनका विवाह संस्कार होगा। और विवाह संस्कार जब वो एक दूसरे को चूज कर लें कि भाई मेरा इससे विवाह होगा, इससे विवाह होगा, और जब विवाह होगा, इसके बीच में जो गैप है, इस बीच में लड़का लड़की खूब अच्छा खाना खाएं। खाना खाने का क्या मतलब है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में उनको कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, है ना, एक्सट्रीमली ऑस्टेरिटी होती थी। तो बड़े दुबले पुतले होते थे, उनको किसी भी तरह की फिजिकल डेकोरेशन अलाउ नहीं था, उनके बाल बड़े बड़े होते थे, है ना, वो साबुन नहीं लगा सकते, आदि आदि। अब वो अच्छी तरह नहाए धोएं, बाल साफ करें, अच्छा अच्छा खाना खाएं, जिससे कि बॉडी एक एक यंग लड़का लड़की की बॉडी डेवलप हो, अब ग्रो हो, क्योंकि दे आर गोइंग टू लिव ए मैरिड लाइफ। और उसके बाद उनका विवाह संस्कार हो, और विवाह संस्कार होने के बाद फिर जैसे वो जीवन जीना चाहे वो आगे जी सकते हैं। तो इस तरह यहाँ तक हमारे विवाह संस्कार का पूरा हुआ। आगे जो हम अगले बार करेंगे वो है कि विवाह संस्कार के बाद क्या होता है। अब बच्चा पैदा करने की प्लानिंग होगी, तो वो जो गर्भाधान संस्कार से लेकर जो 16 संस्कार है, 16 संस्कार जो 16 सैक्रामेंट्स, उसकी चर्चा होगी।